Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss a very important topic called feature importance. So ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स हम पढ़ रहे हैं, हमने डिसीजन ट्री पढ़ा और अब हम रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं और आगे भी हम ट्री बेस्ड कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जैसे कि ग्रेडियंट बूस्टिंग हुआ, एडा बूस्टिंग हुआ या एक्सजी बूस्ट हुआ। अब इन सारे एल्गोरिदम्स की एक अच्छी बात यह है कि आप इनको यूज करके फीचर इंपॉर्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यू माइट बी थिंकिंग फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। तो व्हाट आई विल डू इज इस वीडियो में मैं 3 पार्ट्स में पूरी चीज को समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है। फिर दूसरे पार्ट में मैं एक कोड के ऊपर आपको फीचर इंपॉर्टेंस निकाल के दिखाऊंगा और फिर थर्ड पार्ट में मैं उसके पीछे का मैथ्स आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फीचर इंपॉर्टेंस होता क्या है। फीचर मशीन लर्निंग में इसका मतलब होता है कॉलम, यानी कॉलम का इंपॉर्टेंस निकालना। आई होप आपको ये तो पता होगा कि फीचर सिलेक्शन क्या होता है। फीचर सिलेक्शन होता है कि अगर आपके डेटा में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके मॉडल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आपका मॉडल स्लो भी हो जाता है। ऑब्वियसली ज्यादा डेटा है तो मॉडल को कन्वर्ज करने में टाइम लगेगा, ट्रेन होने में टाइम लगेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आता है फीचर सिलेक्शन का। फीचर सिलेक्शन में आप क्या करते हो, आप अपने बेस्ट कॉलम्स को रख लेते हो, बेस्ट फीचर्स को रख लेते हो और बाकी सारे फीचर्स को हटा देते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑल्दो हमने अभी तक ये कवर नहीं किया है, हम इस सीरीज में इसको आगे कवर करेंगे कि फीचर सिलेक्शन कैसे होता है, अलग अलग टेक्निक्स हैं। उन्हीं में से एक टेक्निक होता है फीचर इंपॉर्टेंस। फीचर इंपॉर्टेंस में आप क्या करते हो कि आपके हर फीचर का आप एक इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करते हो, एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के हिसाब से वो फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने हाईली इंपॉर्टेंट फीचर्स को रख करके बाकी सारे फीचर्स को हटा सकते हो। तो इन शॉर्ट आप फीचर सिलेक्शन कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों यूजफुल है फीचर इंपॉर्टेंस। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे यहाँ पर ये जो डेटा है ये एमनेस्ट डेटा सेट है। आई होप आपको पता होगा। एमनेस्ट डेटा सेट में आपके पास हैंड रिटन इमेजेस हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर है ये एक फोटोग्राफ है जो कि 28 बाई 28 पिक्सल्स का है। इन लोगों ने क्या किया, इसके पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके एक रो में कन्वर्ट कर दिया, टेबुलर डेटा में कन्वर्ट कर दिया। सो इस एमनिस्ट डेटा सेट में हमारे पास इस तरीके के 42,000 इमेजेस हैं और यहाँ पे ये लेबल वैल्यू बता रहा है कि ये फोटोग्राफ कौन से डिजिट का है। ठीक है, अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब ये इमेज देख करके आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो जीरो बन रहा है वो इतने एरिया में बन रहा है। बाय द वे एक चीज आपको आई गेस समझ में आ गई है कि यहाँ पे हर पिक्सल यहाँ पर एक कॉलम है। सो टोटल देर आर 784 पिक्सल्स, 28 मल्टीप्लाइड बाई 28। दैट इज वाई यहाँ पे पिक्सल जीरो से लेके पिक्सल 778 क्यों, आई डोंट नो, मे बी डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट जो भी है आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे हर पिक्सल एक कॉलम है। ठीक है, 784 होना चाहिए था, शायद मैंने ट्रिम कर दिया डेटा, इसकी वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट इग्नोर मारो, कोई बात नहीं। यहाँ पे हर पिक्सल यहाँ पर एक कॉलम है। ठीक है, अब यू कैन क्लियरली सी कि जब भी डिजिट्स लिखे जाएंगे वो मोस्टली ये सेंटर वाले एरिया में ही लिखे जाएंगे। राइट, ये जो एरिया है या फिर ये जो एरिया है या फिर ये जो एरिया है, ये सब एरिया उतने यूजफुल नहीं है टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट डिजिट्स। राइट, जो एरिया यूजफुल है वो ये एरिया है, दिस एरिया इज यूजफुल। मतलब ये जो पिक्सल्स हैं ये बाकी के पिक्सल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, रैंडम फॉरेस्ट ये डिटेक्ट कर पाता है कि कौन से पिक्सल्स ज्यादा यूजफुल हैं, एज इन कौन से कॉलम्स ज्यादा यूजफुल है, कौन से कॉलम्स कम यूजफुल है। और आप देखोगे थोड़ी देर बाद में आपको कोड के थ्रू दिखाऊंगा कि जब हम इस डेटा के ऊपर फीचर इंपॉर्टेंस निकालेंगे तो ये जो इतना एरिया है ना, इतना एरिया का इंपॉर्टेंस बाकी के पूरे एरिया से ज्यादा होगा। ठीक है, एंड दैट इज द होल आइडिया। आपका काम है फीचर इंजीनियरिंग, आई एम सॉरी, आपका काम है अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू ये पता करना कि कौन से फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब एक और इंपॉर्टेंट बात भी यहां पर है कि क्यों जरूरी हो जाता है फीचर इंपॉर्टेंस। फीचर इंपॉर्टेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको इंटरप्रेटेबिलिटी देता है। मतलब आपका मॉडल
कोई एक पर्टिकुलर चीज को यस बोल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज को नो बोल रहा है। अब सामने से आपका क्लाइंट आपसे पूछ देगा कि ऐसा क्यों है। एक बैंकिंग सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपने एक लोन किसी को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ऐसा एक मॉडल बनाया। अब वो मॉडल किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को नो बोल रहा है, तो वो क्लाइंट जानना चाहेगा कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों किया आपने, राइट। तो अगर आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हर फीचर का इंपॉर्टेंस भी बताने लग जाए, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होंगे वही आपके फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से वो लोन कैंसिल हुआ, तो वो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो। तो इन शॉर्ट आप क्या करते हो, फीचर इंपॉर्टेंस सिर्फ आपको ये इंटेलिजेंस ही नहीं देता कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी बताता है कि मॉडल इंटरप्रेटेबल कैसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि आप फीचर इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट। द गुड पार्ट इज कि आप डिसीजन ट्रीज के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बैगिंग ensemble के थ्रू भी कर सकते हो और आगे बूस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रैंडम फॉरेस्ट वाला दिखा रहा हूँ। सो कोड मैंने पहले से लिख रखा है। सो दिस इज द कोड। सबसे पहले हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया। दिस इज द डेटा सेट। सो या गाइस, उसका रीजन ये था, मैंने स्नैपशॉट यहीं से लिया था। 783 पिक्सल है, 0 से 783 784 पिक्सल्स हो गए। तो दिस इज माय डेटा। मैंने उसमें से एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया। कोई एक पर्टिकुलर इमेज को मैंने प्रिंट करके देखा तो 0 आ रहा है। और उसके बाद मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को बुलाया और मॉडल को ट्रेन किया पूरे डेटा के ऊपर। ठीक है, पूरे डेटा के ऊपर मैंने ट्रेन किया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। rf डॉट फीचर इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर को जैसे ही मैं कॉल करूंगा, ये मुझे बता रहा है कि हर फीचर का इंपॉर्टेंस कितना है, एक नंबर दे रहा है फॉर एवरी कॉलम। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने उसका शेप निकाला तो देखो शेप 784 ही आ रहा है जितने आपके पास कॉलम्स हैं एज इन पिक्सल्स है। ठीक है, और जब मैंने इसको 28 by 28 किया वापस, क्योंकि हमारा इमेज जो था वो 28 by 28 था, और उसको एसएनएस डॉट हीट मैप में डाला, तो ये देखो गाइस, ये रहा वो हीट मैप जो आपको समझा रहा है कि आपके पूरे डेटा सेट में ये जो सेंटर वाले पिक्सल्स हैं, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू ये जो साइड वाले पिक्सल्स हैं। मतलब डिजिट क्लासिफाई करने में 1 है या 0 है या 2 है या 4 है, ये बीच वाले पिक्सल्स आपको ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। स्पेशली ये सबसे बीच वाला पिक्सल देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वाइट है। ठीक है, जितना डार्कर शेड उतना कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू कैन सी जो डिस्कशन हमने यहाँ पर किया वो सेम चीज मुझे यहाँ पे निकल के मिल रही है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज क्लियरली समझ में आ रही है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है फीचर इंपॉर्टेंस। मुझे समझ में आ गया कि कोड चला दूंगा मैं और उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कॉल करूंगा तो मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी, दैट इज गुड इनफ। बट अगर आपको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको चीजों के पीछे क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो आई होप आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मतलब मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि ये पूरी चीज मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट होती है। मैं आपको एक छोटे डेटा सेट के ऊपर मैन्युअली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज, रैंडम फॉरेस्ट में फीचर इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है ये समझने के लिए आपको डिसीजन ट्री में कैसे कैलकुलेट होता है ये निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ये समझेंगे कि डिसीजन ट्रीज में फीचर इंपॉर्टेंस कैसे निकाला जाता है, और फिर हम वहां से समझेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट में ये चीज कैसे होती है। सो गाइस, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डिसीजन ट्री में। अगर आप जाते हो डिसीजन ट्री के डॉक्यूमेंटेशन में, साइकिट लर्न में, वहां पर आपको फीचर इंपॉर्टेंस बोल के एक एट्रीब्यूट मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन पे जाओ तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स द फीचर इंपॉर्टेंसेस। अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट कैसे होता है। सो यहाँ पे लिखा है द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फीचर इज कंप्यूटेड एज द टोटल रिडक्शन ऑफ क्राइटेरिया बाउट बाय दैट फीचर। इट इज ऑल्सो नोन एज जीनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, जैसे मुझे भी लगा था। अब अगर आपको सच में समझना है कि फीचर इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है डिसीजन ट्री में, तो आपको डिसीजन ट्री को प्लॉट करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, मैंने एक कोड लिखा जहां पे मैंने खुद का एक डेटा सेट बनाया जिसमें सिर्फ 5 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। ठीक है, फिर मैंने एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर को क्रिएट किया और उस डेटा पे ट्रेन किया, और मैंने प्लॉट कर दिया उस डिसीजन ट्री को। अब मुझे क्या करना है, इस डिसीजन ट्री को देख करके
कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जो दो फीचर्स हैं, दो फीचर्स कौन से हैं, 0 एंड 1। सो यहाँ पे यू कैन सी जो पहला स्प्लिट पड़ा है वो सेकंड कॉलम के बेसिस पे पड़ा है, और जो सेकंड स्प्लिट पड़ा है वो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे पड़ा है। अब मुझे इस डिसीजन ट्री को देख करके डिसाइड करना है कि फीचर पहले वाले का इंपॉर्टेंस कितना है, दूसरे वाले का इंपॉर्टेंस कितना है। ऑल्दो आपका डिसीजन ट्री आपको बहुत इजीली ये कैलकुलेट करके दे सकता है। ये देखो, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो डिसीजन ट्री हमने अभी ट्रेन किया उसके हिसाब से जो पहला कॉलम है उसका फीचर इंपॉर्टेंस ज्यादा है 0.62, और जो सेकंड वाला है उसका फीचर इंपॉर्टेंस कम है। एक और चीज हमेशा याद रखना, सिंस ये नॉर्मलाइज्ड होता है, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप सारे फीचर्स का जब इंपॉर्टेंस को ऐड करोगे वो हमेशा 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, हम ये देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी चीज को पहले तो कट करके ड्राइंग बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। सो आई विल कट दिस एंटायर थिंग, पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है। सो आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या फीचर का इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग डिसीजन ट्रीज, अलग तरीके होते हैं और भी, बट हम जो तरीका दिखा रहे हैं वो डिसीजन ट्री के बेसिस पर है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से नोड्स उस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से स्प्लिट हुए। मतलब समझने का ट्राई करो, यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, एक का नाम है 0 और एक का नाम है 1। सो अगर मुझे 0 का इंपॉर्टेंस निकालना है, फीचर इंपॉर्टेंस निकालना है, तो मुझे सबसे पहले वो सारे नोड्स उठाने पड़ेंगे जिन नोड्स पे स्प्लिटिंग 0th कॉलम की वजह से हुई है। यहां पर ऐसे कौन से नोड्स हैं, ऐसा सिर्फ एक ही नोड है, ये जो नोड है, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो 0th कॉलम के बेसिस पे हुई है। वेराज ये जो दूसरा नोड है, फिलहाल यहाँ पे दो ही नोड्स है क्योंकि हमारा डेटा बहुत ही छोटा है, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है वो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे हुई है। सो आपको क्या करना होता है, आपको 0th कॉलम का निकालने के लिए इस नोड का इंपॉर्टेंस निकालना होता है, नोड का इंपॉर्टेंस निकालना होता है। और फिर आप क्या करते हो, आप 0th कॉलम के लिए अगर फीचर इंपॉर्टेंस निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, आप जितने भी नोड्स के ऊपर स्प्लिटिंग जो 0th कॉलम की वजह से हुआ है उन सबको ऐड कर दोगे। यहां पर ये सिर्फ एक ही कॉलम, एक ही नोड है, तो हम इस नोड का इंपॉर्टेंस निकाल के, लेट्स से वो नंबर x आ रहा है, उसको हम न्यूमरेटर में रख देंगे, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, जितने भी नोड्स हैं उन सबका नोड का इंपॉर्टेंस निकाल के डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे। सो यहाँ पर एक ये था और एक ये है, मान लो इसका y आया तो नीचे में आ जाएगा x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पर जब आप फर्स्ट कॉलम के लिए निकालने जाओगे तो फर्स्ट कॉलम का नोड इंपॉर्टेंस कितना है, y, और टोटल कितने नोड्स हैं, x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप ये निकालोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी नोड का इंपॉर्टेंस कैसे निकलता है, वो निकलता है इस फॉर्मूले के थ्रू। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। देखो नोड इंपॉर्टेंस निकलता है n अंडरस्कोर टी। n अंडरस्कोर टी क्या है कि उस नोड के पास कितना नंबर ऑफ रोज है। सो यहाँ पर अगर आप देखो सैंपल्स में 5 लिखा हुआ है, अगर आप इस कॉलम का निकाल रहे हो तो सैंपल्स में 5 लिखा है, तो n अंडरस्कोर टी क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट है n। n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन डेटा, यहाँ पर वो भी 5 है। हमारे डेटा में टोटल मिला के 5 ही रोज है ना, ये देखो सिर्फ 5 ही रोज है, तो दैट इज वाई ये नंबर और ये नंबर दोनों 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्योरिटी क्या है उस नोड के ऊपर, वो इम्प्योरिटी ये है 0.48, तो इसके बदले आ जाएगा 0.48, ठीक है। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में ये रेशियो मल्टीप्लाइड बाय राइट अंडरस्कोर इम्प्योरिटी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इससे दो नोड्स बन रहे हैं, एक ये नोड बन रहा है और एक ये नोड बन रहा है, दो चाइल्ड नोड्स बन रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, राइट नोड को पकड़ोगे, ये राइट नोड है, राइट नोड में कितने रोज आ रहे हैं, सो यहाँ पर यू कैन सी 4 रोज आ रहे हैं, तो ये जो नंबर है एन टी आर ये 4 होगा, एन टी अभी भी 5 होगा। फिर राइट इंप्योरिटी कितना है, राइट इंप्योरिटी ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इस वाले नोड में घुसोगे, यहाँ पे एनटीएल निकालोगे, एनटीएल कितना सैंपल्स इस नोड को मिला, 1 मिला, तो एनटीएल यहाँ पर 1 है। सिमिलरली फिर एनटी क्या है, एनटी अभी भी 5 है। उसके बाद यहाँ पर जीनी कितना है, एज एन इम्प्योरिटी कितना है, 0, तो ये पूरा नंबर सिंस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट नोड का इम्प्योरिटी, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखो
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले नोड का हम इम्प्योरिटी निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले नोड का इम्प्योरिटी निकाल रहे हैं, या इन शॉर्ट इस इक्वेशन में हम y को कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे, यहां पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इस फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। 5 क्योंकि n अंडरस्कोर t 5 है और n भी 5 है। इम्प्योरिटी कितना है 0.48 माइनस, अब हम जाएंगे राइट वाले नोड पे, यहाँ पे NTR कितना है 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.375 माइनस, यहाँ पर आया एक सैंपल 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, सिंस यहाँ पे इम्प्योरिटी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यही आपका y है, ठीक है। मैं एक बार वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। सो या गाइस, मैंने ये पूरा कैलकुलेशन किया, तो इस नोड का जो इंपॉर्टेंस है वो आ रहा है 0.18, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो y का वैल्यू इज 0.18। अब हम ये जो सेकेंड नोड है इस नोड के लिए काम करेंगे, इस नोड का इंपॉर्टेंस निकालेंगे, या इन शॉर्ट हम x कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है ये भी, गोइंग बाय द सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे इस नोड पे कितने सैंपल्स आ रहे हैं 4, डेटा में कितने सैंपल्स हैं 5, उसके बाद यहां पर जीनी कितना है 0.375 माइनस, अब यहाँ पे दो लेफ्ट और राइट नोड्स हैं, बट अगर आप ध्यान दो तो दोनों का जीनी 0 है, मतलब कि जब आप राइट इम्प्योरिटी भी 0 है और लेफ्ट इम्प्योरिटी भी 0 है तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत है नहीं, आपके पास बस बचा इतना चीज और यही x होगा। ये हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 5 होता है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.375, मैंने एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन किया था अभी, तो ये आया है 0.30, तो ये रहा आपका x, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मुझे जीरोथ फीचर का इंपॉर्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो मतलब जीरोथ फीचर का इंपॉर्टेंस इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.18, और फर्स्ट फीचर का इंपॉर्टेंस है 0.18 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.18। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। सो हमारे पास ये रहा कैलकुलेटर। सो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एक्चुअली 0.3 डिवाइडेड बाय 0.48 हो जाएगा, सो हम लिखेंगे 0.3 डिवाइडेड बाय 0.48 इक्वल्स 0.625, सो इसका आ रहा है 0.625, और सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 0.18 डिवाइडेड बाय 0.48 और ये आ रहा है 0.375, दिस इज 0.375। सो अब अगर मैं वापस आपको दिखाऊं, ये देखो, हमने जब ये निकाला था जीरोथ कॉलम का 0.625 था और फर्स्ट कॉलम का 0.375 था, ठीक है। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि फीचर इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ जहां पर दो से ज्यादा नोड्स हैं। सो मैंने क्या किया, इस बार मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा के 15 कर दिया, नंबर ऑफ रोज बढ़ा दिए मैंने, और फिर से मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया, उसको ट्रेन किया, डिसीजन ट्री को प्लॉट किया, तो इस बार हमारे पास टोटल मिला करके 3 अलग अलग नोड्स हैं। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, और ये भी एक नोड है। सो इस बार हमारे पास 3 नोड्स हैं, और 3 नोड्स में से जो 2 नोड्स हैं वो कॉलम नंबर 1 के ऊपर है, और जो एक नोड है वो कॉलम नंबर 0 के ऊपर है। अब इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। सो इस डिसीजन ट्री में जैसा कि हमने डिस्कस किया 3 नोड्स हैं, और 3 नोड्स में से जो 2 नोड्स हैं, ये वाला नोड और ये वाला नोड, ये जीरोथ कॉलम के लिए है, और ये जो नोड है ये फर्स्ट कॉलम के लिए। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम वाले नोड के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। सो फर्स्ट कॉलम वाले नोड के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय आपका एंट्रोपी इज 0.49 माइनस, अब हम इस वाले नोड में जाएंगे, चाइल्ड नोड में, यहाँ पे आ रहे हैं 9 सैंपल्स, तो 9 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.34, और लेफ्ट वाला सिंस जीनी 0 है तो कुछ भी नहीं होगा, एंड दिस इज
ये 0th नोड का आपका इंपॉर्टेंस होगा। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है और ये नंबर आ रहा है 0.29। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम इस नोड पे फोकस कर रहे हैं। इस नोड के लिए आपको सबसे पहले तो मिलेगा 9 डिवाइडेड बाय 15, उसके बाद आपका 0.34 माइनस इस चाइल्ड पे आ रहे हैं, इस चाइल्ड में आ रहे हैं 3 सैंपल्स, 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.44। इसका भी ये वाला जीनी 0 है तो निकालने की जरूरत नहीं है। और ये नोड इंपॉर्टेंस आता है 0.11। और ये वाला अगर हम निकालें, अच्छा नहीं हमने यही वाला निकाला, अब हम ये वाला निकालते हैं। इस वाले में आ रहा है 3/15 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 0.44 है और इसके दोनों चाइल्ड का जीनी एंट्रोपी 0 है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। और ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.08। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फीचर इंपॉर्टेंस निकालना है जीरोथ वाले का। तो वो कैसे निकलेगा, जीरोथ में दो नोड्स हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे 0.11 प्लस 0.08 और टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल क्या है 0.29 प्लस 0.11 प्लस 0.08। और ये कैलकुलेशन अगर आप करो तो ये कैलकुलेशन आता है, क्लियर करते हैं, 0.29 प्लस 0.11 प्लस 0.08। तो डिनोमिनेटर तो आ रहा है 0.48, डिनोमिनेटर है 0.48 और न्यूमरेटर आ रहा है 0.11 प्लस 0.08, 0.19। इसको हम डिवाइड करें अगर 0.48 से तो ये आ रहा है 0.39, दिस इज 0.39। तो जीरोथ वाले फीचर का फीचर इंपॉर्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 0.39। और सिमिलरली अगर हम फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम निकालें तो वो आ जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाय 0.48। और ये भी निकालना बहुत इजी है, हम क्लियर करेंगे और 0.29 डिवाइडेड बाय 0.48 कैलकुलेट करेंगे जो कि आ रहा है 0.60। और अगर हम वापस जाएं तो ये रहा फीचर इंपॉर्टेंस 41 और 58 के अराउंड आ रहा है। सो हम लोग का थोड़ा ऑफ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट में चीजें थी, हमने उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दिस वन वाज 118, दिस वन वाज 290 और ये जो था ये था 0.88। तो आप लोग एक काम करना, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से आई होप आपको एग्जैक्टली ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ डिसीजन ट्री कैलकुलेट्स फीचर इंपॉर्टेंस। अब अगर आपको डिसीजन ट्री समझ में आ गया तो रैंडम फॉरेस्ट समझना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल डिसीजन ट्रीज लेते हो, तो इंटरनली हर डिसीजन ट्री हर फीचर का इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करता है। सो मान लो आपने 5 डिसीजन ट्रीज लिए, आपके पास 2 फीचर्स थे, तो आप हर फीचर का 5 बार इंपॉर्टेंस निकालोगे। हर डिसीजन ट्री उस पर्टिकुलर फीचर का इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करेगा। और रैंडम फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस कैसे निकलेगा, एवरेज करके। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देखो, जब हमने एक डिसीजन ट्री को ट्रेन किया तो ये मेरा फीचर इंपॉर्टेंस आया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करता हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest classifier, rf is equal to random forest classifier, number of classifiers एस्टिमेटर्स में ले रहा हूँ सिर्फ दो डिसीजन ट्रीज ले रहा हूँ मैं, और rf डॉट फिट कर रहा हूँ मैं बाय प्रोवाइडिंग x एंड y। एक चीज और, मैं इसको फिर से एक बार रन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा डिसीजन ट्री, इंपॉर्टेंस ये रहा।
ये मैंने ट्रेन किया और ये रहा RF डॉट फीचर इंपॉर्टेंसेस। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे जाओ और आप लिखो RF डॉट एस्टिमेटर्स, तो आपके पास दो एस्टिमेटर्स हैं, ये पहला डिसीजन ट्री है और ये दूसरा डिसीजन ट्री है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले डिसीजन ट्री को निकाल करके उसका फीचर इंपॉर्टेंस प्रिंट कर रहा हूँ, और वो ये आ रहा है। और सिमिलरली मैं दूसरे वाले के लिए भी प्रिंट कर रहा हूँ और वो ये आ रहा है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिसीजन ट्री फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम इज 1 एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड डिसीजन ट्री फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज दिस। तो अगर आपको फर्स्ट कॉलम का इंपॉर्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, आप लिखोगे 1 प्लस 0.555 डिवाइडेड बाई 2, और वो आ रहा है 0.77 ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, और सिमिलरली आपको सेकंड वाले का निकालना है तो आप 0.44 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.22 आ जाएगा। तो रैंडम फॉरेस्ट कुछ नहीं करता, इंटरनली डिसीजन ट्रीज ही आपका फीचर इंपॉर्टेंस निकालते हैं, रैंडम फॉरेस्ट उसको बस एवरेज आउट कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है। अब एक लास्ट चीज आपके साथ जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है, यहाँ पर एक वार्निंग दी हुई है और लिखा हुआ है कि इम्प्यूरिटी बेस्ड फीचर इंपॉर्टेंस जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे थे कैन बी मिसलीडिंग फॉर हाई कार्डिनैलिटी फीचर्स मेनी यूनिक वैल्यूज। अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जहां पे आपके पास जो फीचर है उसमें हाई कार्डिनैलिटी है, उस केस में आप रादर देन फीचर इंपॉर्टेंस ऐसे कैलकुलेट करने के आपको ये साइकिट-लन का परम्यूटेशन इंपॉर्टेंस बोल के एक क्लास है, आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। अगर आपके डेटा में हाई कार्डिनैलिटी नहीं है तो फिर आप वो तरीका यूज कर सकते हो जो हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।